गाइस अभी रिसेंटली शैडोफैक्स ने अपने Q1 FY27 के रिजल्ट्स दिखाए हैं एंड द कंपनी हैज़ रिपोर्टेड अमेजिंग सेट ऑफ नंबर्स। मतलब आपको मैं एक चीज़ बता दूं, एट दिस पॉइंट इन टाइम शैडोफैक्स जो है ना वो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कंपनीज है मेरी इन द इंडियन स्टॉक मार्केट्स। अब ऑब्वियसली ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट ये इसलिए ही बोल रहा हूँ आपको क्योंकि इसके अंदर ना इतना बड़ा मार्केट है ना गोइंग फॉरवर्ड। अब ये जो कंपनी है ना ये ऐसे पर्टिकुलर गोल्ड माइन के ऊपर बैठी हुई है कि अगर ये अच्छे से एग्जीक्यूट करती रही गोइंग फॉरवर्ड तो कंपनी बहुत ही फिनोमिनल कर सकती है इन द नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स। अब किस तरीके से कर रही है एक बार उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। अब गाइस पहले ना ये चीज़ समझते हैं कि शैडोफैक्स जो है ना उसका बेसिकली बिजनेस मॉडल है क्या। गाइस ये ना एक थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स कंपनी है। लॉजिस्टिक्स कंपनी तो आपको ऑलरेडी पता है, बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कंपनी जो है ना इसके दो मेजर सेगमेंट्स हैं, एक है एक्सप्रेस डिलीवरी और दूसरी है हाइपर लोकल डिलीवरी। एक्सप्रेस डिलीवरी क्या होती है कि देखो जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है ना, चाहे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, नाइका हो गया, ये जितने भी प्लेसेस है ना, इनकी अगर कोई भी प्रोडक्ट जो होता है उसको अगर डिलीवर करना हो तो उसके अंदर ये कंपनी वर्क कर रही है और इसके अंदर इस कंपनी को कमीशंस मिलती हैं ऑन ईच ऑर्डर दैट दे डिलीवर। अब आप एक बात सोचो गाइस, ई कॉमर्स मार्केट जो है ना वो लास्ट 10 ईयर्स से ऑलरेडी काफ़ी अच्छे रेट पर ग्रो कर रही है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड भी अभी इसका साइज इतना बड़ा भी हो चुका है, उसके बाद भी ये 20% प्लस के केगर के ऊपर ग्रो कर रही है और कंटिन्यूसली कर सकती है ओवर द नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स। तो आप ये समझ लो कि जितना अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो इन सब के ऑर्डर्स बढ़ेंगे उतना ही किसको काम मिलेगा, शैडोफैक्स जैसी कंपनी को। क्योंकि ये कंपनीज जो है ना ये शैडोफैक्स जैसी कंपनीज के बिना काम नहीं कर सकती, क्योंकि प्रोडक्ट को कुछ भी करके डिलीवर तो करना ही पड़ेगा एंड दैट इज वेयर द नीश ऑफ दिस कंपनी इज ऑल अबाउट। इसके साथ ना D2C ब्रांड्स भी जो है ना वो भी इसी कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हैं। अब आपने कई बार आजकल देखा होगा कि आप इंस्टाग्राम पे ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स की ऐड आती रहती है कि बहुत सारी ऐसी लोकल कंपनीज हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को ना इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी एडवर्टीजमेंट्स दिखाते हैं और आपको बोलते हैं कि आप डायरेक्टली उसको बाय कर सकते हो। अब लॉजिकली सोचो, ये जितनी भी कंपनीज है ना इनका कोई बहुत बड़ा बेस नहीं होता। लेट सपोज आप दिल्ली बेस्ड हो और जो कंपनी है ना वो मुंबई बेस्ड है। अब अगर मुंबई बेस्ड है और एक छोटी कंपनी है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसे सारे प्रोडक्ट्स को अगर डिलीवर करना है तो उसको बहुत ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो खुद का नेटवर्क बनाना उसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट होगा और इतना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा। दैट इज़ वेयर शैडोफैक्स कम्स टू द रेस्क्यू। शैडोफैक्स क्या करता है, इनके साथ टाई अप कर लेता है कि हम क्या करेंगे, आपके प्रोडक्ट जो है ना उनको डिलीवर करेंगे। अब इसके अंदर क्या रहता है ना, जितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ये लोग क्या करते हैं ना, ये कंपनी को वॉल्यूम्स प्रोवाइड करते हैं, मतलब बहुत हैवी नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनको प्रोवाइड करते हैं। अब क्योंकि इनके ऑर्डर साइज बहुत ज़्यादा होता है तो होता क्या है ना, ये कंपनीज जो है ये काफ़ी बार्गेनिंग कर लेती हैं शैडोफैक्स के साथ। तो इस टाइप के बिजनेस के अंदर ना शैडोफैक्स के ना मार्जिन थोड़े से कम रहते हैं। अब अगर यही मैं बात करूँ D2C ब्रांड्स की, तो D2C ब्रांड्स के अंदर क्या रहता है, ओवरऑल क्योंकि इनकी वॉल्यूम इतनी नहीं होती तो इनके अंदर कंपनी अच्छा चार्ज कर सकती है, तो इसके अंदर कंपनी के मार्जिन जो है वो भी काफ़ी बेटर है। अब आपको ये समझना पड़ेगा गाइस कि D2C ब्रांड्स जो है ना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ही फास्ट रेट पर ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि पहले क्या होता था, इनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती थी, क्योंकि जितने बड़े बड़े ब्रांड्स थे ना उन्होंने सारी सुपरमार्केट्स के ऊपर ना अपनी मोनोपोली क्रिएट कर रखी थी। मतलब कोई भी नया ब्रांड को वो एंटर करने ही नहीं देते थे। अब मान लो कोई ब्रांड होगा ही नहीं तो आप सुपरमार्केट में जाके वो प्रोडक्ट को खरीदोगे कैसे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से जितनी भी ये छोटे छोटे ब्रांड्स थे ना ये कभी मार्केट में जाकर अपनी खुद की एक प्लेस बना ही नहीं पाते थे। लेकिन जब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आए हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम से इन कंपनीज के लिए भी अपनी मार्केट क्रिएट करना थोड़ा ईजी हो गया और ये सेगमेंट भी जो है ना ये भी काफी फास्ट रेट पर ग्रो कर रहा है। तो ये बेसिकली हो गया एक्सप्रेस डिलीवरी के अंदर। ठीक है, दूसरा पार्ट जो आता है दैट इज हाइपर लोकल डिलीवरी। अब हाइपर लोकल डिलीवरी के अंदर क्या होता है, मतलब ये बिल्कुल लास्ट माइल जितनी भी डिलीवरीज होती है ना ये उस कैटेगरी को बिलोंग करती है। अब आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि शैडोफैक्स जो है ना उसने अपना बिजनेस जो था वो हाइपर लोकल डिलीवरी से ही स्टार्ट किया था, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने एक्सप्रेस डिलीवरी के अंदर भी फोकस करना शुरू कर दिया और आज एक्सप्रेस डिलीवरी जो है ना वो इनका 80% जितने भी ऑर्डर्स ये लोग डिलीवर करते हैं 80% ऑर्डर्स आते हैं एक्सप्रेस डिलीवरी से और 20% ऑर्डर्स जो हैं दैट कम फ्रॉम हाइपर लोकल डिलीवरी। अब हाइपर लोकल डिलीवरी क्या है एक बार उसको समझ लेते हैं। अब गाइस जितने भी क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे ब्लिंकिट हो गया, इंस्टामार्ट हो गया, जेप्टो हो गया, या फिर फूड डिलीवरी एप्स हो गई, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, इनको क्या करना होता है ना, इनको लास्ट माइल डिलीवरी करवानी होती है अपने प्रोडक्ट्स की। जैसे ब्लिंकिट वगैरह के अंदर क्या रहेगा कि 10-15 मिनट के अंदर आपको प्रोडक्ट घर पे मिल जाएगा, ग्रोसरीज मिल जाएंगी, पर्सनल केयर मिल जाएगा, आपको कोई भी और प्रोडक्ट आपको ऑर्डर करना है विच इज़ अवेलेबल ऑन ब्लिंकिट तो वो आपको ईजिली आपको 10-15 मिनट्स के अंदर आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। या फिर आपको जोमेटो से ऑर्डर करना है तो भी आपका खाना जो है वो आपका 15 to 30 मिनट्स के अंदर आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। तो ये जितनी भी लास्ट माइल डिलीवरीज है ना ये सारी पार्ट बनती है हाइपर लोकल डिलीवरी का, और शैडोफैक्स जो है ना इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी नीश बनाकर बैठा हुआ है। गाइस अब आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि शैडोफैक्स का बिजनेस जो है ना वो काफ़ी एसेट लाइट है।
एसेट लाइट किस सेंस में? क्योंकि ऐसी टाइप की कंपनीज जो होती है ना, उनका मेजर खर्चा जो होता है दैट इज़ एम्प्लॉय कॉस्ट, क्योंकि इनको क्या करना होता है, बहुत सारे डिलीवरी पार्टनर्स चाहिए होते हैं। लेकिन कंपनी ने क्या किया है, उनको एम्प्लॉयज़ नहीं बनाया, उनको डिलीवरी पार्टनर बना दिया। मतलब उनको क्या बोला कि आप जितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स को डिलीवर करोगे, आपको उसके अंदर उतनी कमीशंस मिलेंगी। तो बेसिकली कोई फिक्स कॉस्ट का इनके ऊपर बर्डन आता ही नहीं है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इनके पास अराउंड 2.9 लाख गिग वर्कर्स हैं जो इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं। अब सोचने वाली बात ये है गाइस कि इतने सारे लोगों को, इतने सारे गिग वर्कर्स को ये लोग अपने प्लेटफॉर्म पे लेकर कैसे आए? इसका ना रीज़न बहुत ही सिंपल है, क्योंकि होता क्या है ना, अब जितनी भी कंपनीज़ हैं, जैसे ज़ोमैटो हो गया, स्विगी हो गया, अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इनके खुद के भी डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं। लेकिन होता क्या है ना, इनके पास फिर भी एक लिमिटेशन आ जाती है कि अगर मान लो ज़ोमैटो के पास ऑर्डर्स नहीं हुए, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उनका जो डिलीवरी पार्टनर जो है ना, उसके पास काम नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम कौन सॉल्व कर रहा है? शैडोफैक्स। क्योंकि शैडोफैक्स जो है ना, वो क्या कर रहा है, बहुत सारी कंपनीज़ के साथ एक साथ काम कर रहा है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, इनके पास जितने भी गिग वर्कर्स हैं ना, वो क्या करेंगे, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के लिए काम करते हैं थ्रू शैडोफैक्स। मतलब लाइक फॉर एग्जांपल, अगर ज़ोमैटो है, ठीक है, तो इनका जो मेजर जो बिजनेस जो आता है ना, वो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का होता है। और बीच में क्या होता है, इनके थोड़े लल पीरियड्स होते हैं जहाँ पर इतनी एक्टिविटी नहीं होती या उतने ऑर्डर्स नहीं आ रहे होते। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है, शैडोफैक्स क्या करेगा, इनको बोलेगा कि आप एक काम करो, मीशो का ऑर्डर डिलीवर कर दो, आप फ्लिपकार्ट का ऑर्डर डिलीवर कर दो, आप अमेज़न का ऑर्डर डिलीवर कर दो। तो बेसिकली क्या हो रहा है ना, ये कंपनी क्या कर रही है, इनको किसी भी टाइम पे फ्री नहीं बैठने दे रही। और इससे क्या होता है ना, जितने भी गिग वर्कर्स हैं उनको कंसिस्टेंटली काम मिलता रहता है और काम मिलता रहेगा, एंड दैट इज़ वाई दे वांट टू स्टे इन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। और ये सबसे बड़ा एडवांटेज बन गया शैडोफैक्स का एट दिस पॉइंट इन टाइम। अब जैसे मैंने आपको बताया गाइस कि इस कंपनी का ना मेजर फिक्स कॉस्ट जो इसकी एम्प्लॉय कॉस्ट होती, वो तो उतनी नहीं है, बट दैट डज नॉट मीन कि कंपनी जो है वो केपेक्स नहीं करती। अब अगर मैं FY26 की ही बात करूं, तो कंपनी ने अराउंड 180 करोड़ का केपेक्स किया था। अब केपेक्स के अंदर ये लोग करते क्या है, देखो दो तरह के इनकी मेजर कॉस्ट रहती है। एक रहती है इनकी टेक्नोलॉजी कॉस्ट और दूसरी है इनकी डार्क स्टोर्स की कॉस्ट। देखो टेक्नोलॉजी कॉस्ट के अंदर क्या रहता है ना, ये कंपनी जो है ये बहुत ही एक्सेसिवली वर्क कर रही है अपने AI के ऊपर। क्योंकि होता क्या है, लॉजिकली एक बात सोचो, मान लो एक गिग वर्कर है, अब होता क्या है ना, उसको किस तरीके से ऑर्डर्स दिए जाएं जिससे उसकी डिलीवरी की जो एफिशिएंसी है ना, वो ऑप्टिमाइज हो सके। कहने का मतलब क्या, कि उसको AI जो है ना, वो खुद बताएगा कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ना आपको यहाँ से ऑर्डर है, फिर आप यहाँ से ऑर्डर ले सकते हो, फिर इस तरीके से ना उसको पूरा रूट उसको डिज़ाइन करके देता है। और ये पूरा AI टेक्नोलॉजी इनको करके देती है, जिससे क्या होता है, ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अंदर सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्सल्स को डिलीवर कर पाते हैं। साथ में क्या होता है ना, ये उनको ये भी बता देती है कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे उनको कहाँ पर रहना चाहिए, कहाँ पर डिमांड ज़्यादा आ जाएगी। अब मान लो कि दिल्ली के अंदर ना एक फेयर हो रहा है, अब फेयर के अंदर होगा क्या, थाउजेंड्स ऑफ लोग वहाँ पर आएंगे। अगर वहाँ पर लोग आएंगे तो वहाँ पे आसपास कहीं पे होटल्स में भी रुकेंगे, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जोमेटो और स्विगी की जो ऑर्डर्स हैं वो भी काफ़ी इंक्रीज कर जाएंगे। तो ये लोग क्या करते हैं ना, AI पहले से इनको बता देता है कि देखो यहाँ पर आप रहना, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप इस एरिया के अंदर रहोगे तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिलीवरीज मिल सकती हैं और आपको मैक्सिमम बिजनेस मिलेगा। तो इस तरीके से AI सपोर्ट जो है ना, इनको काफ़ी हेल्प करता है। और इस वजह से जितने भी गिग वर्कर्स हैं ना, वो शैडोफैक्स के साथ टच में रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के अंदर काम करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अब गाइस एक बार ना इस कंपनी के स्कोप को भी डिस्कस कर लेते हैं, मतलब कितनी इनकी एड्रेसेबल मार्केट है। गाइस अब लॉजिकली एक बात सोचो, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जितने भी ऑनलाइन शॉपर्स हैं ना इंडिया के अंदर, दैट इज़ अराउंड 30 करोड़, जबकि 2-3 साल पहले ये नंबर जो था वो अराउंड 20-21 करोड़ के अराउंड था। और गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर ये नंबर 50-60 करोड़ होने वाला है। तो आप ये समझ लो कि कितनी फास्ट जो है ना ऑनलाइन शॉपर्स जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। और अगर मैं 10-15 ईयर्स के नंबर की बात करूं तो ये नंबर ईजिली 100 करोड़ क्रॉस कर जाएगा। और आप एक और भी बात सोचो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे जो स्पेंडिंग पैटर्न्स हैं वो कितने ज़्यादा चेंज हो गए हैं। पहले हम कितने ज़्यादा सर्कमस्पेक्ट रहते थे, हम इतना ट्रस्ट नहीं करते थे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, अगर मैं लास्ट 5-7 ईयर्स की ही बात करूँ तो। लेकिन आज की डेट में इतना ज़्यादा ट्रस्ट फैक्टर बढ़ चुका है कि हम नए नए ऑर्डर्स जो है ना वो ऑनलाइन ही ऑर्डर करना चाहते हैं। अब इससे क्या हो रहा है ना, चाहे आप ई-कॉमर्स की बात करो, चाहे क्विक कॉमर्स की बात करो, इन सारी कंपनीज़ को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। और ये सारी की सारी कंपनीज़ जो है ना, इस कंपनी को ओवरऑल बेनिफिट करने वाली हैं। तो आप ये समझो कि गोइंग फॉरवर्ड इतने नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो है ये कंपनी अगर डिलीवर करेगी तो उस हिसाब से इनको कमीशंस भी काफ़ी अच्छी मिल सकती है। इस साथ में ना ये जो कंपनी है बेसिकली ये लोग प्राइम लार्ज ऑर्डर्स के अंदर भी वर्क कर रही है। प्राइम लार्ज ऑर्डर्स क्या है गाइस, एक बात सोचो, जितने भी ये लोग एक्सप्रेस डिलीवरीज कर रहे हैं ना
उसके अंदर इन्होंने क्या किया है, बहुत बड़े-बड़े लेवल के जो प्रोडक्ट्स हैं, लाइक बहुत ही बल्की जो प्रोडक्ट्स रहेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल मान लो कोई एलईडी टीवी हो गया या सोफ़ा हो गया या फिर कोई मेडिकल इक्विपमेंट हो गया। अब ऐसे जितने भी टाइप के प्रोडक्ट्स रहेंगे जो थोड़े डेलिकेट भी होते हैं और साथ में थोड़े बल्की भी होते हैं, मतलब उनको हैंडल बहुत अच्छे से करना पड़ता है। इस सेगमेंट के अंदर भी ये कंपनी एंटर कर चुकी है। अब इसके अंदर क्या रहता है ना, मार्जिन्स कंपनी है काफ़ी ज़्यादा बेटर रहते हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड कंपनी जो है वो ऐसे-ऐसे सेगमेंट्स के अंदर और एंटर करती जा रही है जिसके अंदर उनके मार्जिन्स जो है वो काफ़ी बेटर हो सकते हैं। अब गाइस अगर आप भी इसी तरीके से बिजनेस मॉडल्स को एनालाइज करना सीखना चाहते हो तो दैट इज समथिंग वी टीच इन आवर इक्विटी रिसर्च बूट कैंप, जहां हम आपको ये बताते हैं कि आपको किसी भी कंपनी को ट्रैक किस तरीके से करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे शैडोफैक्स का एग्जांपल लेते हैं। अब गाइस शैडोफैक्स के अंदर जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि कंपनी में कितना पोटेंशियल है, पोटेंशियल बहुत अच्छा है, लेकिन आगे कंपनी को ट्रैक तो करना पड़ेगा। और अगर ट्रैक करना है तो किस तरीके से करना पड़ेगा, क्या क्या कंपनी के पैरामीटर्स को देखना चाहिए जिससे हम ये पता लगा सकें कि कंपनी जो है वो सही तरीके से वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। क्योंकि गाइस देखो, बहुत सारी कंपनीज में काफ़ी पोटेंशियल होता है, लेकिन कुछ ही मैनेजमेंट्स ऐसी होती हैं जो उसको एग्जीक्यूट कर पाती हैं, और मार्केट जो है वो ऐसी कंपनी को ही रिवॉर्ड करती है जो उसको एग्जीक्यूट कर पाए। इसलिए ना हमें हर कंपनी को ट्रैक करना आना चाहिए। अब गाइस बूट कैंप के अंदर ना बेसिकली हम आपको एक इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क सिखाते हैं। उसके अंदर आपको पूरी चीज़ें बताएंगे कि आपको किसी भी कंपनी के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स को आपको गो थ्रू करना चाहिए, और उसके बेसिस पर आपको किस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को सर्च करना है, और कैसे कंपनी की वैल्यूएशन करके आपको ये डिसाइड करना है कि कितना पैसा मुझे किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। गाइस दैट इज ऑल दैट वी टीच इन आवर इक्विटी रिसर्च बूट कैंप। और अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलो गाइस अब कंपनी के ना फाइनेंशियल्स को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि Q1 FY27 के अंदर शैडोफैक्स ने किस तरीके की परफॉर्मेंस दी है। गाइस शैडोफैक्स जो है ना उसने Q1 के अंदर अपने रेवेन्यूज को 65% के अराउंड ग्रो किया है, जबकि Q4 FY26 के अंदर मतलब लास्ट कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर मैनेजमेंट ने ये बोला था कि हम ऑन एन एवरेज 30-35% से अपने रेवेन्यूज को ग्रो कर पाएंगे FY27 के अंदर। लेकिन उस हिसाब से कंपनी ने बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस दिखाई है। अगर मैं इनके दोनों सेगमेंट्स की बात करूं तो पहला आता है इनका एक्सप्रेस डिलीवरी और दूसरा इनका हाइपर लोकल डिलीवरी। एक्सप्रेस डिलीवरी जो है ना उसके ऑर्डर साइज 94% से इंक्रीज किया है और उसका रेवेन्यू ग्रोथ अराउंड 87% से इंक्रीज किया। और अगर मैं हाइपर लोकल डिलीवरी की बात करूं तो अराउंड 47% से इनके ऑर्डर्स बढ़े और इनकी रेवेन्यू ग्रोथ 53% से हुई है। तो गाइस आपको एक चीज़ समझनी चाहिए, इनके दोनों सेगमेंट्स जो है ना वो बहुत ही मैसिव रेट पर ग्रो कर रहे हैं, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो एक्सप्रेस डिलीवरी जो है दैट इज डोमिनेटिंग द ओवरऑल कंपनीज रेवेन्यूज एट दिस पॉइंट इन टाइम। क्योंकि इनके जितने भी ऑर्डर्स हैं ना, जितने उन्होंने लास्ट 1 ईयर के अंदर डिलीवर किए हैं, दैट इज फ्रॉम Q1 FY26 टू Q1 FY27, दैट नंबर इज अराउंड 25 करोड़, और उस 25 करोड़ में से अराउंड 20 करोड़ जो है वो एक्सप्रेस डिलीवरी से आ रहे हैं और 5 करोड़ आ रहे हैं हाइपर लोकल डिलीवरी से। तो आज इनके जितने भी ऑर्डर्स हैं ना उनमें 80% आज भी बिजनेस जो है वो एक्सप्रेस डिलीवरी के थ्रू आ रहा है, जो कि इनका सबसे बड़ा मेजर सेगमेंट बन चुका है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। साथ में जैसे मैंने आपको बताया था ये प्राइम लार्ज के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर भी मार्जिन्स काफ़ी अच्छे हैं और ये काफ़ी एक बडिंग सेगमेंट है जिसके अंदर मैनेजमेंट भी बोल रही है गोइंग फॉरवर्ड वो काफ़ी फोकस करना चाहते हैं। अब गाइस इनके ना एबिडा लेवल्स को एक बार अंडरस्टैंड करते हैं। गाइस FY25 के अंदर इनके जो एबिडा मार्जिन्स जो थे वो अराउंड 2.9% थे, और 26 तक आते आते ये नंबर हो गया 4.7%, और Q1 FY27 के अंदर ये नंबर है 4.9%। इसका मतलब ये कि कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ रही है। मतलब जितना भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स करी थी इन टेक इंफ्रास्ट्रक्चर वो सारी की सारी अब पे ऑफ कर रही है, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपनी जितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स उसके थ्रू डिलीवर कर पा रही है इसकी वजह से उनको बहुत ही मैसिव ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रही है। अगर मैं इनके पैट की बात करता हूँ तो आप ये समझ लो FY25 के अंदर कंपनी का जो पैट था ना वो अराउंड 6 करोड़ था, और FY26 के अंदर ये नंबर इंक्रीज हो गया 115 करोड़ पे, और गोइंग फॉरवर्ड FY27 के अंदर अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट कंपनी आराम से 300 to 350 करोड़ के अराउंड ये प्रॉफिटेबिलिटी दिखा सकती है। तो गाइस आपको ना एक चीज़ समझनी चाहिए, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर कोई भी इन्वेस्टर अगर शैडोफैक्स के नंबर्स को अगर गो थ्रू करेगा ना तो सबसे पहले वो इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखेगा, और वो ये देखेगा कि कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, दैट मीन्स ये कंपनी काफ़ी ओवर वैल्यूड है। लेकिन वो लोग ना इस बात को समझ ही नहीं पा रहे कि ये कंपनी जो है वो कितनी बड़ी गोल्ड माइन के ऊपर बैठी है, और गोइंग फॉरवर्ड इसके प्रॉफिट्स जो है ना वो किस लेवल पे इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट जो है ना वो वैल्यू करती है ट्रेलिंग पीई के ऊपर, मतलब लास्ट ईयर की अर्निंग्स के ऊपर। लेकिन आप देख ही सकते हो कि कंपनी की अर्निंग्स कितनी फास्ट ग्रो करती जा रही हैं, फ्रॉम 6 करोड़ टू 115 करोड़, फ्रॉम 115 करोड़ टू 350 करोड़, और गोइंग फॉरवर्ड ये और भी अच्छे लेवल पे इंक्रीज कर सकता है। साथ ही मैनेजमेंट ने ये भी बोला कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इनके जो एबिडा मार्जिन जो है वो अराउंड 4.9% आए हैं, और नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स के अंदर
ये अपने एबिडा मार्जिन्स को अराउंड 10-12% तक लेकर जा सकते हैं, विच इज़ गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फिनोमिनल। और अगर एबिडा मार्जिन इतने बढ़ गए तो आप ये समझ लो इनके पैट मार्जिन्स भी 7-8% तक हो सकते हैं। और जिस तरीके से कंपनी अपनी रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो भी इंक्रीज़ कर रही है, क्योंकि मैनेजमेंट ने क्या किया ना, इस कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर रेवेन्यू ग्रोथ की गाइडेंस को भी काफ़ी इंक्रीज़ कर दिया है। पहले वो बोल रहे थे 30-35% पे ग्रो करेंगे, लेकिन अब उन्होंने क्लियर गाइडेंस दे दी है कि वो 40% प्लस पे ग्रो कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि आज जो FY26 के अंदर जो कंपनी की सेल्स जो हैं वो अराउंड 4000 करोड़ की हैं। इसका मतलब गोइंग फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट 3-4 ईयर्स ये कंपनी अपने रेवेन्यूज़ को 15-16,000 करोड़ तक लेकर जा सकती है। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप इसके ऊपर 7-8% इसके ऊपर पैट अर्न करोगे तो 1000 करोड़ प्लस का ये पैट जो है ना ये अर्न कर सकती है, विच इज़ एब्सोल्युटली फिनोमिनल फॉर सच काइंड ऑफ अ कंपनी। और अगर आप इस बेसिस पे अगर आप एनालाइज करोगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि कंपनी जो है ना एक्चुअली काफ़ी अंडर वैल्यूड है, क्योंकि जो इसकी एड्रेसेबल मार्केट है वो इतनी ज़्यादा बड़ी है एट दिस पॉइंट इन टाइम कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द एनालिस्ट कि वो इस कंपनी की वैल्यूएशन कर सके, बिकॉज थिंग्स आर चेंजिंग सो फास्ट एंड द मार्केट इज सो ह्यूज कि इसको इंटरप्रेट करना बहुत ही डिफिकल्ट है। इसलिए इस कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है ना वो काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। अगेन दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन गाइज, ये सिर्फ आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी भी अच्छी कंपनीज है ना दे विल नेवर कम चीप टू यू। अगर कोई भी कंपनी अगर आपको सस्ती मिल रही है तो उसके अंदर कुछ इनहेरेंट प्रॉब्लम्स भी होंगी, लेकिन मेजॉरिटी इंडिया के अंदर जितने भी इन्वेस्टर्स हैं ना वो उस चीज़ को कभी ध्यान ही नहीं रखते। वो हमेशा ये सोचते हैं कि ये चीप मिल रही है, बट दे नेवर अंडरस्टैंड कि वाई इट इज़ बिकमिंग चीपर। तो हमें ये चीज़ को हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको जैसे बताया हम अपने इक्विटी रिसर्च बूट कैम्प के अंदर बहुत ही डिटेल में आपको ये चीज़ सिखाते हैं। तो गाइज वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कंपनी में पोटेंशियल बहुत है, लेकिन इसको ट्रैक करना ही पड़ेगा। एंड दैट इज समथिंग विच आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आप इसको ट्रैक करना सीख गए देन इट कैन बिकम अ मल्टी बैगर स्टॉक इन टू द फ्यूचर एज वेल। तो गाइज आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।